हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक रिव्यू की 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 2026-27 को लेकर। क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी भर्ती निकलने की अब पूरे चांसेस बढ़ चुके हैं और पूर्व में जो भर्ती है इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अब जो है इस पर जैसे ही जॉइनिंग होती है तो उसके बाद नई भर्ती का यहाँ पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जितने पदों का रिक्त पद हैं उनका विवरण जो है यहाँ पर ले लिया गया है और पूरे इस पर कार्य प्रगति पर चल रहा है और बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी होगा। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन जारी होता है उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम भी उत्तराखंड में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारा पहला टॉपिक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और साथ ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक एलटी प्रथम सेक्शन में पेपर होना है, जिसमें 50 मार्क्स का जो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पर आधारित भी यहाँ पर टॉपिक रखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा शिक्षा और दर्शन। तो हम आज की क्लास में शिक्षा और दर्शन की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी भी चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप मात्र 119 रुपये यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। तो आप 119 रुपये में हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का टॉपिक शिक्षा और दर्शन। तो दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होती है दोस्तों, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब मीनिंग ऑफ एजुकेशन समझ में आए तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि शिक्षा की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसके आधार पर क्या यहाँ पर जो है निकल के सामने आता है। और उस फिर इसके बाद हम इस टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न भी साथ साथ में करेंगे। तो हमारी जो तैयारी रहेगी दोस्तों एक बेहतरीन स्ट्रेटजी यानी कि बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत रहेगी। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, शिक्षा का अर्थ क्या है कि शिक्षा एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, चरित्र और नैतिकता और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि शिक्षा द्वारा किसी व्यक्ति का क्या होता है, एक तो उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है और साथ ही उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज आती हैं और साथ ही उसके जो मॉरल वैल्यूज़ उसकी बढ़ती हैं, यानी कि मॉरलिटी उसके अंतर्गत आती है और साथ ही उसका जो है पर्सनालिटी का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं फुली तरीके से शिक्षित हूँ। अगर वो शिक्षित है तो कुछ माध्यमों में वो शिक्षित है, लेकिन शिक्षा जो है क्या होती है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। जो शिक्षा शब्द है दोस्तों उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हुई है लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से। ठीक है, तो इसको एडुकेयर वर्ड जो है ये जो है शिक्षा, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना या विकसित करना। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एडुकेयर से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, पालन पोषण करना या विकसित करना। एडुकेयर का मतलब है दोस्तों भीतर की शक्ति को बाहर निकालना। मेनली इसका काम क्या होता है शिक्षा का, वो होता है किसी भी व्यक्तित्व के अंतर्गत जो भीतर की जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत जो स्किल्स हैं, जो उसके अंतर्गत क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को आगे प्रस्तुत करना। ये शिक्षा का मुख्य जो है अर्थ होता है। साथ ही दोस्तों, एडुकेटम जो है एक शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात आती है शिक्षा पर आधारित जो अगर बात आएगी और उसमें स्वामी विवेकानंद का नाम ना आए
तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और इसलिए जो है विवेकानंद की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, पेपर में पूछी भी जाती है। ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो स्वामी विवेकानंद का क्या विचार है? उनका कहना है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही हुई है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा है शिक्षा को लेकर। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना। तो महात्मा गांधी मानते हैं कि जो शिक्षा का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, किसी बालक के शरीर के अंतर्गत उसके मन में और उसके आत्मा का सर्वांगीण यानी कि होल सोल डेवलपमेंट करना ही जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। बात करते हैं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को लेकर क्या कहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचार है वो कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, और इनका कहना है कि शिक्षा व्यक्ति को प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति को प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है। तो तीन के तीन शिक्षाविद जो है एक्सपर्ट हैं, और इनके द्वारा जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को जो है व्याख्यान किया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रकृति और समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है, और महात्मा गांधी ने बताया है कि ये जो है सर्वांगीण विकास को महत्व दिया गया है। ठीक है, शरीर, मन और आत्मा, ये तीन चीज़ों को महात्मा गांधी ने हमेशा फोकस किया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों जॉन डीवी ने क्या माना है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। तो एजुकेशन क्या है, अपने आप में एक प्रकार की ज़िंदगी है, यानी कि एजुकेटेड जो व्यक्तित्व होगा वो खुद पर जो है एक प्रकार के रिसर्च करेगा, और उसी से जो है अपने आप से ही सीखने का प्रयास करेगा। ये होती है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दर्शन को लेकर। तो दर्शन का अर्थ यानी कि जो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी है, तो वो क्या है, आखिर दर्शन का क्या अर्थ है। तो फिलॉसफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, और यहाँ पे ये दो शब्द क्या हैं, एक फिलॉसफी है। तो फिलॉस धन सोफिया। ठीक है, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम हो वही जो है यहाँ पर फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र को समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानने की जिज्ञासा होना ज़रूरी है। दर्शन जो यूनानी शब्द है, ये इस शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। फाइनली जिसके अंतर्गत ज्ञान के प्रति प्रेम हो वही व्यक्ति फिलोसोफर कहलाता है। दर्शन का उद्देश्य सत्य, ज्ञान, जीवन, आत्मा, ईश्वर, नैतिकता और मानव जीवन के मूल प्रश्नों का अध्ययन करना ही यहाँ पर दोस्तों क्या कहलाता है, ये फिलॉसफी कहलाता है। यानी कि अगर जो मानव जीवन है उसका अगर मेन जो मूल प्रश्न है अगर उनको नहीं जान सके तो एक व्यक्ति को फिलोसोफर कहना व्यर्थ है। अब बात करते हैं शिक्षा और दर्शन का संबंध। जैसे कि आपने यूनिट फर्स्ट में टॉपिक देखा था कि शिक्षा और दर्शन में क्या क्या संबंध है। तो शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों, क्योंकि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है। ठीक है, तो ये मेन बात है। अब बात करते हैं दीक्षा जो इसमें दर्शन शिक्षा को उद्देश्य प्रदान करता है, क्योंकि जो फिलोसोफर होते हैं वो शिक्षा के लिए उद्देश्य तय करते हैं। ठीक है, तो दर्शन के द्वारा क्या होता है, शिक्षा को उद्देश्य प्राप्त प्रदान करता है। इसके अलावा शिक्षा दर्शन को व्यवहार से लागू करनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा दर्शन को जो है व्यवहार में लागू करती है।
यानी कि अगर आपने एजुकेशन ले रखी है तो आपका बिहेवियर, आपका नेचर में रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आप जो है एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। तो इसी को दर्शन कहा गया है। दर्शन दिशा देता है, यानी कि कोई भी दार्शनिक हो वो शिक्षा को क्या देता है, एक दिशा देता है, और उसके आधार पर शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति जो है सदैव आगे बढ़ता है। इसके अलावा शिक्षा उस दिशा में व्यक्ति का विकास करती है। और दर्शन का क्या कार्य है? दर्शन एक सकारात्मक दिशा में जो है शिक्षा, उस दिशा में व्यक्ति का विकास करती है जिस दिशा में व्यक्ति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गतिशील रहता है। तो फाइनली अगर हम शिक्षा और दर्शन की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है। कोई भी दार्शनिक जो होता है वो दर्शन शिक्षा का सिद्धांत और शिक्षा दर्शन का व्यवहार को रिप्रेजेंट करने वाली बात को जो है हर दार्शनिक ने यहाँ पर कहा है। क्योंकि अगर दार्शनिक के व्यक्तित्व की बात करें तो वो सिद्ध शिक्षा को समझने में बहुत आसानी महसूस होती है उससे, और साथ ही शिक्षा के द्वारा दर्शन के व्यवहार को जाना जा सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है चरित्र का निर्माण करना, दूसरा होता है व्यक्तित्व का विकास करना, इसके अलावा नैतिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है, सामाजिक विकास करना, नैतिक विकास करना और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है वो भी जो है इनके बीच इसके बिहेव में आता है, और साथ ही नेतृत्व क्षमता का विकास करना और सांस्कृतिक संरक्षण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, साथ ही नैतिक विकास करना और सामाजिक विकास करना, राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भरता होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी बल मिलता है। तो ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब बात करते हैं हम दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। तो शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के जो है पहलू हैं। तो ऐसी कंडीशन में दर्शन की प्रमुख शाखाएं क्या-क्या होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो दर्शन के अंतर्गत जो प्रमुख शाखाएँ हैं, जो फिलोसोफर की प्रमुख शाखाएँ होती हैं, पहला होता है मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा। तो ये तत्व मीमांसा बताती है दोस्तों कि क्या वास्तविक है, जैसे ईश्वर है, वास्तविक है या नहीं है, आत्मा वास्तविक है या नहीं है, सृष्टि जो है वास्तविक है या नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मा ब्रह्मा आदि का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है, उसको हम बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक है? जिसमें क्या वास्तविकता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। जैसे ईश्वर है, आत्मा है, सृष्टि है, ब्रह्मा है, आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों ज्ञान मीमांसा को लेकर, एपिस्टेमोलॉजी जिसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा को। तो इसके अंतर्गत आता है कि ज्ञान क्या है? तो सबसे पहले इसमें समझना होता है ज्ञान क्या है? इसके अलावा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर जो ज्ञान मीमांसा है, ये इसके अंतर्गत क्या-क्या स्टडी किया जाता है? इसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है ज्ञान क्या है उसको जानना है। इसके अलावा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, यानी किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है ये पर इसको जानना ज़रूरी है, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएगा। और साथ ही ज्ञान का स्रोत क्या है, यानी कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप किस स्रोत से ज्ञान को ले पा रहे हैं, ये भी जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगला हमारा जो आता है दोस्तों वो आता है मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा का जो मेन बात है उसको एक्सियोलॉजी कहते हैं, और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ज्ञान और उससे संबंधित जो बातें हैं वो सब मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। मूल्यों का अध्ययन किया जाता है,
और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत एथिक्स लिखे जाते हैं, जैसे नैतिक शास्त्र, ठीक है? नैतिक शास्त्र संबंधी इसके अंतर्गत आता है और सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक तो नैतिक शास्त्र आता है एथिक्स और साथ ही सौंदर्य शास्त्र आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है इसके अंतर्गत मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक विचार क्या-क्या हैं। अब जब हम बात करेंगे शिक्षा पर और दर्शन पर तो शिक्षा पर के प्रमुख जो दार्शनिक थॉट्स हैं उनको लेकर हम बात करें जिसको जैसे आदर्शवाद पर आधारित है, आइडियलिज्म पर आधारित। तो मुख्य विचार क्या हैं? एक तो आत्मा सर्वोच्च है। यानी कि मेन माना ये गया है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है आत्मा सबसे ऊपर है, ठीक है? सर्वोच्च है। दूसरा ये दिया गया है कि नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया, शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक विचार हैं, तो इसमें जो है नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, साथ ही शिक्षा का उच्च जो है स्थान होता है। तो एक शिक्षक जो है अगर शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षक द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो एक हिसाब से उच्च स्थान पर शिक्षा को इसलिए रखा गया है क्योंकि शिक्षक एक ज्ञानदायक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है आदर्शवाद के अंतर्गत, आइडियलिज्म के अंतर्गत और आत्मा सर्वोच्च मानी गई है और तीसरा जो है नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। अब प्रमुख दार्शनिक कौन-कौन हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख दार्शनिकों पे। तो प्रमुख दार्शनिकों की अगर हम बात करें जो इसमें हैं वो हैं प्लेटो हैं, उसके अलावा सुकरात हैं, उसके अलावा हीगल हैं। ये तीनों जो है प्रमुख दार्शनिक हैं, प्लेटो, सुकरात और हीगल, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कि प्रमुख दार्शनिक कौन हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि देखिए इसमें प्लेटो पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमुख दार्शनिक में, सुकरात पर भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हीगल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं तीनों के तीनों। प्लेटो पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें नेचुरलिज्म को लेकर, प्रकृतिवाद पर। तो इसमें जो प्रमुख विचार है वो क्या है? प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। क्योंकि नेचुरलिज्म है तो ऑलरेडी जो है प्रकृति को प्रेमी होंगे, तो इसको जो है प्रकृतिवाद को जो जोड़ा गया है उसका मुख्य विचार है प्रकृति सर्वोच्च शिक्षक है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वैसे नहीं सीख पाता है तो उसको नेचुरली सीखने पर विश्वास करना चाहिए। यानी कि समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रकृति ही उसके लिए प्रमुख शिक्षक के तौर पर कार्य करेगी। तो प्रकृति सर्वोच्च शिक्षक के तौर पे यहाँ पे देखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बालक केंद्र में दिया जाता है इसमें, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें बालक को केंद्र माना गया है। और साथ ही अगर बात करें हम स्वतंत्र वातावरण की, तो प्रकृतिवाद जो है एक तो प्रकृति प्रेमी है और ये प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक मानती है और साथ ही इसमें जो है बालक को क्या मान लिया जाता है? केंद्र का सदस्य। तो बालक जो है इसमें क्या हो जाता है? केंद्र होता है शिक्षा का प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृतिवाद के अंतर्गत क्या होता है जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो किनको पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं बालक को पढ़ाते हैं। और अगर बालक ही नहीं होगा तो शिक्षक किससे अपना अनुभव दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं? यानी कि सर्वोत्तम शिक्षण कार्य किसके प्रति कर सकते हैं? तो इसलिए बालक ही मेन शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा स्वतंत्र वातावरण है, चारों ओर का जो वातावरण जो है प्रकृतिवाद के अंतर्गत नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो है चारों ओर का वातावरण भी बहुत ही काउंटेबल होता है। अब बात करते हैं शिक्षा के अंतर्गत जो प्रमुख दार्शनिक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों रूसो। तो रूसो को जो है प्रकृति के अंतर्गत जो इसमें जो है मुख्य स्थान दिया गया है शिक्षा और दर्शन के अंतर्गत। तो जो है यहाँ पर रूसो जो है प्रमुख दार्शनिक की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अरस्तु को लेकर जो प्रमुख दार्शनिक हैं अरस्तु हैं।
इन पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो परीक्षा पूछी जाती है, परीक्षा में क्वेश्चन, उसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो क्या-क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। जैसे शिक्षा पर आधारित बात करें तो शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है? मेन बात ये है कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्षणिक है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा दर्शन शिक्षा को दिशा देता है। यानी कि दर्शन के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि हम शिक्षा ग्रहण करने में दर्शन हमारी जो है हमारे लिए ईज़ी कॉन्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ठीक है? तो दर्शन शिक्षा को दिशा देता है, डायरेक्शन देने का कार्य करता है। इसके अलावा प्रयोजनवाद के जनक कौन थे? ये याद रखना, प्रयोजनवाद के जनक जॉन डूबी थे। कौन थे? जॉन डूबी थे। इसके अलावा प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रकृतिवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं, वो हैं रूसो। तो रूसो जो है नेचुरलिज्म के फर्स्ट फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक कौन-कौन हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिकों में प्लेटो का नाम आता है, और साथ ही यथार्थवाद के प्रमुख दार्शनिक में नाम आता है किसका? ये आता है अरस्तू का। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, वो ज़रूर हमारी क्लास की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत आसान सी पेमेंट मेंबरशिप रखी गई है, ₹119 में। आप इस मेंबरशिप को जॉइन करके लगातार हमारी क्लासेज ले सकते हैं, क्योंकि हम एक बेहतरीन प्रिपरेशन कराने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से क्लास को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।